ऐसे ही का तमाम ये कंबोज माल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में खबरों के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी के साथ खबरों पर चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बताते हैं आज कौन सी खबरें हमारे शो का हिस्सा हैं, चर्चा किन खबरों पर होगी। शुरुआत हम आज करेंगे मानसून की खबर के साथ। अब मानसून के मोर्चे पर वाकई चिंताएं उभर रही हैं। क्या चिंताएं हैं, क्या असर हैं, ये जानेंगे। क्यों बढ़ रही है दालों की महंगाई, इसको समझेंगे। गो फर्स्ट के रिवाइवल प्लान में कितना दम, सौंप तो दिया डीजीसीए को, लेकिन क्या वाकई उड़ पाएगी दोबारा गो फर्स्ट, ये जानेंगे। क्यों आई एमटीएनएल को बंद करने की नौबत, शोरूम में क्यों लग गई कारों की लाइन, और बैंकों में बदलने वाला है बहुत कुछ। ये है हमारी आज दिन की सबसे बड़ी खबर। आरबीआई ने बैंकों को बहुत सारे सुझाव दिए हैं, बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत कुछ करने को ऐसा कहा है जो बैंक अब तक नहीं करते थे। उनसे कितना असर पड़ेगा आपके जीवन पर, आपकी जेब पर, आपकी जिंदगी पर, ये समझेंगे आज दिन की सबसे बड़ी खबर में। शुरुआत मानसून के साथ। अरब सागर में चक्रवाती तूफान मानसून की स्थिति को बिगाड़ सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि फिलहाल अरब सागर में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और उसके चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है। इसकी वजह से मानसून के केरल पहुंचने में देरी हो सकती है। सामान्य तौर पर मानसून 1 जून को केरल के तट पर पहुंच जाता है, लेकिन अभी तक वह श्रीलंका के दक्षिणी हिस्सों में ही फंसा हुआ है। सर, क्या ताजी परिस्थिति बनती दिख रही है? मानसून को लेकर जो ताज़े अपडेट आ रहे हैं वो थोड़े चिंताजनक हैं और उसमें 2 तरीके के महत्वपूर्ण अपडेट हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है, क्योंकि भारत के एक बड़े हिस्से में इस साल मानसून का इंतज़ार किया जा रहा है और ख़ासतौर से मानसून को लेकर आशंकाएं एल नीनो के कारण भी ज़्यादा हैं। जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये कि मानसून अभी भी श्रीलंका का जो दक्षिणी इलाका है और जो कैमरन आइल रीजन है उस एरिया में फंसा हुआ है। दरअसल मानसून की आमद बे ऑफ बंगाल के बंगाल की खाड़ी का जो धुर निचला हिस्सा है वहाँ समय से पहले हो गई थी, लेकिन पिछले 10 दिन से मानसून ने वहाँ से आगे की रफ्तार नहीं पकड़ी है और अब अरब सागर के इलाकों में एक कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, एक साइक्लोनिक कंडीशन बन रही है जो मानसून को आगे बढ़ने से धकेल रही है। इसलिए इस वजह से हमें 2 तरीके के अनुमान मिल रहे हैं। एक अनुमान तो आईएमडी का है जिसने अभी ये नहीं कहा है स्पष्ट रूप से कि कब मानसून पहुंचेगा। दूसरा अनुमान स्काईमेट का। स्काईमेट का मानना है कि 7 से 10 तारीख के बीच में, यानी अगले 1 हफ्ते के भीतर मानसून की आमद केरल के तट पर हो जाएगी। पर आमद से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो आंकड़ा हमें मिल रहा है वो ये कि आमद कितनी ताकतवर और कितनी मजबूत होगी, ये देखना ज़रूरी होगा। इस आमद का जो सबसे कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है या जो चक्रवाती दबाव है, उसके कारण इस बात की संभावना है कि मानसून की पहुंच या आमद उतनी ज़ोरदार और उतनी तेज़ नहीं होगी। आमतौर पर माना जाता है कि जब मानसून केरल के तट पर और लक्षद्वीप के इलाकों में सक्रिय होता है तो 2 दिन तक लगातार तेज़ बारिश होती है और उसके आधार पर यह तय होता है कि मानसून की रफ्तार कितनी तेज़ है। जो आकलन हमें मिल रहे हैं मौसम विभाग से, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विभाग से या निजी एजेंसियों से, उनका मानना है कि मानसून अगर 9 से 10 तारीख के आसपास केरल के हिस्सों में प्रवेश करके तट पर आ भी जाता है तो वेस्टर्न घाट से आगे बढ़ने में मानसून के पास इतनी ताकत नहीं होगी और इसलिए इस बार मानसून का समय से पहुँचने में देरी जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही महत्वपूर्ण है कि मानसून कितनी ताकत के साथ आगे बढ़ पाएगा। इस पर हमारी लगातार निगाहें बनी हुई हैं। शायद मौसम विभाग अगले 1-2 दिन में मानसून की ताज़ा स्थिति को लेकर अपडेट जारी करेगा, पर मानसून सामान्य से काफ़ी लेट हो चुका है। ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन की देरी हो चुकी है और संभावना है कि 2 से 3 दिन की देरी और होगी। अरहर की महंगाई को रोकने के लिए सरकार ने इस पर लगी स्टॉक लिमिट को बढ़ा तो दिया है, लेकिन इसके बावजूद अरहर की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली में बीते 1 महीने के दौरान अरहर की दाल की कीमतों में 6% से ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। सोमवार को दिल्ली में अरहर का भाव 138 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया, जो 1 महीने पहले 130 रुपये के करीब था। इस साल देश में अरहर के उत्पादन में करीब 19% गिरावट का अनुमान है। सर, और क्या वजह है कीमतों के बढ़ने की? जो आशंका है वो क्यों गहरी हो रही है? शुभम, जैसे मानसून की खबरें हम देख रहे हैं वैसे किसान और व्यापारियों को भी मानसून की खबरों का इंतजार है। इस समय अगर व्यापार की अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो मानसून सबसे महत्वपूर्ण खबर होने वाली जिस पर सबकी निगाह है। और दलहन की कीमतों में, दाल की कीमतों में कमी ना होने की बड़ी वजह यह है कि जो भारत के प्रमुख दलहन उत्पादक क्षेत्र हैं, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, वहाँ मानसून पहुँचने में देरी की संभावना बनने लगी है। क्योंकि मानसून अपने समय से अगर 7 दिन या 8 दिन लेट आता है तो वो जो मध्य भारत का हिस्सा है जहाँ पहुँचने में उसकी ज़रूरत है
उसकी ताकत और उसकी त्वरा में कमी हो सकती है। और ये वजह है कि दाल की कीमतों को लेकर दबाव बनने लगा है। यानी दाल उत्पादक क्षेत्रों में बुआई देरी से होने का खतरा है। दूसरी चीज़ ये है कि दाल की कीमतें पहले से बढ़ी हुई हैं, इसलिए सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद दाल की कीमतों में, दाल की महंगाई में कमी नहीं आ रही। सरकार की तमाम कोशिशों में दो बड़ी कोशिशें थी। एक, सरकार ने स्टॉक लिमिट लगा दी थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा, दाल की कीमतें फिर भी ऊंची बनी हुई हैं। सरकार ने दाल के आयात के लिए म्यांमार और अफ्रीकी देशों से भी तेज़ी से आयात करने की कोशिश की थी, लेकिन इन दोनों उपायों ने दाल की कीमतों पर में कमी के तौर पर कोई असर नहीं डाला है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि जो दाल उत्पादक क्षेत्र है वहाँ बुआई में देरी का खतरा दिख रहा है। पेंशन फंड नियामक पीएफआरडीए सुनिश्चित रिटर्न देने वाली योजनाओं को और ज़्यादा मजबूत बनाने पर काम कर रहा है। पीएफआरडीए ये सुनिश्चित करेगा कि मिनिमम अश्योर्ड रिटर्न स्कीम पेश करने वाली इकाइयों के पास पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हो और इन्हें अन्य पेंशन योजना के साथ मिलाने से रोकने के लिए पर्याप्त उपाय भी उपलब्ध हो। सर, पीएफआरडीए क्या करना चाह रहा है? पेंशन पर मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न नई चर्चा है और ये धीमे धीमे ये चर्चा पिछले 6 महीने से तेज़ी से आगे बढ़ रही है। और माना जा रहा है कि शायद भारत में कुछ बीमा कंपनियां, कुछ पेंशन फंड्स और कई और वित्तीय संस्थाएं ऐसे रिटर्न प्रोडक्ट लेकर आएंगी जिसमें आप जमा करने पर आपको कम से कम एक निर्धारित गारंटीड रिटर्न जरूर मिलेगा, जैसा रिटर्न आपको किसी बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करने पर मिलता है, एफडी में मिलता है या छोटी बचत योजनाओं पर मिलता है। अब इनका प्रकृति कैसी होगी इन पेंशन फंड के रिटर्न, पेंशन की स्कीमों को, इसे लेकर भारत का जो पेंशन फंड नियामक है वो तमाम विकल्पों पर विचार कर रहा है। पीएफआरडीए की तरफ से कहा गया है कि वो ये निर्धारित करना चाहते हैं कि एश्योर्ड रिटर्न यानी गारंटीड रिटर्न वाला अगर कोई पेंशन प्लान आता है तो उसे लाने वाली कंपनियों के पास पर्याप्त कैपिटल या पूंजी होनी चाहिए ताकि वो उस रिजर्व के सहारे गारंटी दे सकें कि वो किसी भी तरह से अपने वादे में चूकेंगे नहीं और वो जो वादा उन्होंने रिटर्न का किया है उसे पूरा करेंगे। इसके पीछे उनकी निवेश योजनाएं क्या होंगी ये भी देखना होगा कि अगर कोई पेंशन फंड कह रहा है कि आपने आज बचत की और आज से 25 साल बाद आपको पेंशन के तौर पर 6% 7% का गारंटीड रिटर्न मिलेगा तो इतने लंबे समय तक वो कहाँ निवेश करेगा जहां से उसे इसका रिटर्न मिलेगा। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी ने ये कहा है कि जो कंपनियां ऐसे प्रोडक्ट लाने वाली हैं वो कंपनियां अपने रिटर्न की गारंटी के लिए पूंजी की पात्रता और पूंजी के नियम तय करें। और अभी फिलहाल जितनी स्कीमें बाजार में चल रही हैं उनमें छोटी बचत योजनाओं और बॉन्ड्स को छोड़ दिया जाए तो एश्योर्ड रिटर्न जैसी सुविधाएं बाकी जगह उपलब्ध नहीं हैं। 1 महीना पहले उड़ानें बंद कर चुकी गो फर्स्ट एयरलाइन से जुड़ी आज 3 बड़ी खबरें आई। पहली खबर ये थी कि डीजीसीए से अनुमति मांगी है एयरलाइन ने नए सिरे से उड़ान शुरू करने के लिए। गो फर्स्ट ने डीजीसीए को बताया कि वे 22 विमानों के साथ नए सिरे से उड़ान भरने के लिए तैयार है और रोजाना 152 उड़ानों का संचालन कर सकती है। दूसरी खबर ये थी कि दोबारा जो एयरलाइन शुरू करने का काम है वो आसान नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हवाई टिकट बुक करने वाले एजेंट्स कंपनी का भारी बकाया लिए बैठी है कंपनी इन एजेंट्स का, और जब तक कंपनी टिकट एजेंट्स को बुकिंग के लिए राजी नहीं करती तब तक नए सिरे से सेवाएं शुरू करना मुश्किल होगा। एक और खबर थी, तीसरी खबर ये थी कि गो फर्स्ट को जो विमान देने वाली कंपनियां थीं जो लीज पर विमान देती हैं वो एनसीएलटी में पहुंची थी, उनकी सुनवाई शुरू हो गई है। एनसीएलटी ने इस मामले पर गो फर्स्ट के आईआरपी को जवाब दाखिल करने को कहा है। विमान लीज पर देने वाली कंपनियों को गो फर्स्ट से अपने विमान छुड़ाने हैं और इसकी मांग वो लगातार कर रही हैं। सर, अब सबसे पहला सवाल ये कि नया प्लान जो आया है जिसमें बोला गया 22 उड़ानों के साथ हम तैयार हैं, सबसे बड़ा पेंच क्या है इसका? सबसे बड़ा पेंच है कि क्या गो फर्स्ट के पास या वाडिया समूह के पास इस उड़ान को चलाए रखने के लिए पैसा है कि नहीं है। और जब बैंक्रप्सी के जो दस्तावेज फाइल किए गए थे दिवालियापन की अदालत में एनसीएलटी में, उसके आंकड़ों को जब खंगाले तो आपको 2 महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं। और जो ये दोनों महत्वपूर्ण तथ्य हैं शायद डीजीसीए जो भारत का एविएशन रेगुलेटर है वो इन तथ्यों की रोशनी में ही गो फर्स्ट के बारे में फैसला लेगा। पहली चीज़ ये कि इस एयरलाइंस को रोज कैश एंड कैरी बेसिस पे चलाने के लिए 12 करोड़ रुपए के खर्चे की ज़रूरत है। यानी अभी जो मौजूदा प्लान है और जो 22 उड़ान विमानों के साथ जो उड़ान शुरू होनी है उसमें गो फर्स्ट को 12 करोड़ रुपए पर डे का खर्च करना पड़ेगा कैश एंड कैरी बेसिस पे। यानी वो तत्काल पेमेंट करेगी तब उसको ऑयल मिलेगा, एटीएफ मिलेगा और बाकी जो सुविधाएँ मिलेंगी। दूसरी चीज़ ये कि इस बैंक्रप्सी की व्यवस्था में गो फर्स्ट
गोफस्ट ने ये भी बताया था अदालत को कि उसके पास करीब 200 करोड़ रुपए की पूंजी मौजूद है, जिसमें से जो पैसा 400 करोड़ के आसपास का पैसा बैंकों के पास जमा है, जो कोविड के दौरान एयरलाइंस कंपनियों को क्रेडिट गारंटी के तौर पर या मदद के तौर पर बैंकों ने दिया था। इसके अलावा ये भी बताया गया था कि वाडिया समूह ने पिछले महीने अप्रैल के अंत में 250 करोड़ रुपए के आसपास की पूंजी भी इस कंपनी में लगाई है। यह दुविधा ये है कि जो बैंकों के पास पड़ा हुआ पैसा है गोफस्ट का, उसे बैंक रिलीज करेंगे कि नहीं, ये बड़ी समस्या है, क्योंकि यह बात लगातार चल रही है कि बैंकों का कहना है कि कंपनी डिफॉल्ट हो चुकी है, उसे 11,400 करोड़ रुपए बैंकों के ओवरऑल कर्ज में चुकाने हैं, जिसमें कि पूरा डेट है और इसमें बड़ा हिस्सा बैंकों का है। इसे चुकाने के लिए बैंकों की जो डिपॉजिट्स हैं वो सब होल्ड पर रख लिए गए हैं। गोफस्ट ने बैंक के डिपॉजिट्स होल्ड पर रखे हुए हैं। तो अगर बैंक्रप्सी अदालत बैंकों से वो पैसा रिलीज कराने के लिए कहती है या गोफस्ट को पैसा मिलता है, तभी इसकी उड़ानें शुरू हो पाएंगी। तो पूंजी की समस्या बनी हुई है। दूसरा जो पेंच है वो ये है कि क्या अभी तक गोफस्ट इस पूरी प्रक्रिया में दिवालियेपन से उबरने का कोई बहुत ठोस प्लान एनसीएलटी के सामने पेश नहीं कर पाई है। यह भी एक बात है। तो डीजीसीए शायद यह भी सोचेगा कि अगर इसे तात्कालिक तौर पर शुरू कर दिया जाएगा तो क्या इसके आधार पर कंपनी वास्तव में उबर पाएगी, उसको कोई बेल आउट मिलेगा, कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो इतना पैसा ला सकते हैं कि कंपनी को वापस उबारा जा सके। सर आगे अगला सवाल ये कि एनसीएलटी में जो लेजर्स गए हैं उन्हें वहां से कुछ राहत मिल सकती है? लेजर्स के लिए लंबे समय से जद्दोजहद में है। जिस दिन से गोफस्ट ने अपनी बैंक्रप्सी अपने आप को दिवालिया घोषित किया है, जो लीज पर विमान देने वाली कंपनियां हैं वो काफ़ी जद्दोजहद में लगी। उन्होंने कई अदालतों का दरवाजा खटखटाया और सब जगह से घूमकर अंततः वो उसी अदालत में पहुंच गई जहां दिवालियेपन की सुनवाई हो रही और वहां उनकी अपील सुन ली गई है। यहाँ उन्होंने 2 बड़े तर्क रखे हैं जिस पर अदालत का फैसला आएगा तो हमें पता चलेगा और अपने आप में फैसला शुभ नज़ीर भी बनेगा। इन कंपनियों ने 2 तर्क रखे हैं एनसीएल बैंक्रप्सी की अदालत के सामने। एक तो उनका कहना यह है कि गोफस्ट ने इससे पहले भी उनके किराए समय पर नहीं चुकाए थे और बैंक्रप्सी कोर्ट में जाने से पहले या बैंक्रप्सी घोषित करने से पहले, जैसे जैक्सन स्क्वायर एक कंपनी ने उसने कहा कि कंपनी ने पेमेंट्स नहीं किए थे 18 अगस्त 2022 तक और उसके बाद कंपनी को नोटिस भेजा गया था और कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया था। यानी बैंक्रप्सी में जाने से पहले कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट, जो लीज पे देने वाली कंपनी थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो चुका था। इसी तरीके की एक शिकायत, इसी तरीके का एक तथ्य दूसरी लीज कंपनी के तौर से रखा गया है। तो अब यहाँ अदालती पेच है कि क्या ये बैंक्रप्सी से पहले ही लीज कंपनियों को पैसे नहीं मिल रहे थे इसलिए वो विड्रॉ हो रही थी। अगर ये बात मानी जाएगी तो फिर शायद अदालत विमान लीज पर देने वाली कंपनियों को विमान देने की छूट दे सकती है। लेकिन गोफस्ट के शुरू होने में एक बड़ा पेच ये भी है, डीजीसीए ये भी इंतज़ार करेगा कि एनसीएलटी की अदालत इन जहाज़ों के बारे में क्या फ़ैसला सुनाती है। इन जहाज़ों में इनकी कंपनियों को वापस लेने की छूट दी जाती है या फिर इन्हें गोफस्ट के पास ही बने रहने दिया जाता है। ये दूसरा बड़ा पेंच है जिसके बाद ही शायद गोफस्ट की उड़ानों के शुरू होने की संभावना बनेगी। केंद्र सरकार अपनी टेलीकॉम कंपनी एमटीएनएल को बंद कर सकती है। सरकार एमटीएनएल के कर्मचारियों और ऑपरेशन को दूसरी कंपनी बीएसएनएल में ट्रांसफर कर सकती है। ट्रांसफर प्रक्रिया के बाद एमटीएनएल को बंद किया जा सकता है। एमटीएनएल का ऑपरेशन दिल्ली और मुंबई तक ही सीमित है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान निजी टेलीकॉम कंपनियों का विस्तार होने की वजह से सरकारी कंपनियों का ऑपरेशन बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। सर, क्यों नौबत ये आ गई एमटीएनएल को बंद करने की? 10 से 12 साल हो गए एमटीएनएल को उबारने की कोशिश करते हुए। तरह तरह से कंपनी को उबारने की कोशिश की गई। पहली चीज़ तो इस कंपनी का बिजनेस मॉडल ही बहुत तमाम प्रतिस्पर्धा में टिकने लायक नहीं था। 2 महानगरों के लिए कंपनी बनाई गई थी और वो कंपनी बनाई गई थी उस दौर में जबकि भारत में लैंडलाइन फ़ोन्स की शुरुआत हुई थी। और इस महानगर टेलीफोन निगम का मतलब था कि दिल्ली और मुंबई में दी जाने वाली कंपनी थी, शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनी भी है। सरकार ने पिछले 7-8 साल में एमटीएनएल को बेल आउट दे के, ठीक करके, किसी तरह से कोशिश करके इसे चलाने की कोशिश की। लेकिन जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में विस्तार हुआ, रफ्तार आई, उसमें एमटीएनएल और उसके साथ इसकी जो दूसरी सहयोगी कंपनी है, जो सरकार की दूसरी कंपनी बीएसएनएल, वो कहीं टिकी नहीं। बीएसएनएल के पास तो तब भी नेटवर्क है, एमटीएनएल के तो नेटवर्क का दायरा भी बहुत छोटा, 2 शहरों तक सीमित है और एसेट बेचने की कोशिशें भी असफल रही। स्थिति है कि एमटीएनएल के खातों में करीब 40,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और उस कर्ज को घटाने की कोशिश करके सरकारें हार चुकी हैं। बजट से पैसा लगातार दिया जा रहा है और इसलिए अब ऐसी स्थिति में एमटीएनएल को
को बेचने और बंद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं। बेचने की भी संभावनाएं बनती दिखाई नहीं दे रही हैं। तो इसलिए ये संभावना जाहिर की जा रही है कि इसके ऑपरेशंस को शायद मर्ज कर दिया जाएगा बीएसएनएल में, जो क्योंकि एक ही तरीके का संचालन कर रही है। मोबाइल में भी एमटीएनएल के पास शुरुआत में मोबाइल की एक सर्विस एमटीएनएल ने लॉन्च की थी जब भारत में मोबाइल सर्विस शुरू हुई थी, लेकिन वो भी उसको कोई बहुत रिस्पांस नहीं मिला। तो या तो इस कंपनी को बंद कर दिया जाएगा। पर देखना यह भी होगा कि ये चूंकि एक सूचीबद्ध कंपनी है तो क्या शेयर बाजार से इसकी डीलिस्टिंग होगी कि नहीं होगी। लेकिन एमटीएनएल पर फाइनली सरकार इस तरफ बढ़ रही है कि इस कंपनी को बंद कर दिया जाए। अदानी ग्रुप ने शेयर गिरवी रखकर जिस कर्ज को उठाया था उसमें से 2.15 अरब डॉलर का कर्ज वापस कर दिया है। साथ में कर्ज का जो ब्याज था उसको भी चुका दिया गया है। इसके अलावा पिछले साल अंबुजा सीमेंट को खरीदने के लिए लिया गया 70 करोड़ रुपए का कर्ज भी चुकाया जा चुका है। सोमवार को अदानी ग्रुप की तरफ से जानकारी दी गई। अदानी ग्रुप के इस बयान के बाद मंगलवार को ग्रुप की अधिकतर कंपनियों के शेयरों में उछाल देखने को मिला। निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए अदानी ग्रुप का पूरा फोकस अपने ऊपर लदे हुए भारी कर्ज को उतारना है। आप बीते तमाम मनी सेंट्रल याद कीजिए जो हमने अदानी ग्रुप पर फोकस करके किए थे, और हमारी शुरुआत से हमने आपको एक ही बात बताई थी कि अदानी ग्रुप का जो सबसे बड़ा मर्ज है वो इन पर लदा कर्ज है। सर, इस मर्ज का कितना इलाज अदानी समूह अब तक कर पाया? अडानी समूह ने अपने शॉर्ट टर्म कर्ज को क्लीन करने की कोशिश की है। और जैसा हम लगातार बता रहे हैं, जैसा शुभम ने आपको बताया कि अडानी समूह ने सबसे पहले जो शेयरों के बदले कर्ज लिया था उसे चुकाने की कोशिश की। दरअसल शेयरों के अगेंस्ट फाइनेंसिंग अडानी समूह के पूरे बिजनेस का डेट फाइनेंसिंग का सबसे बड़ा हिस्सा थी। शेयरों की कीमत ऊंची थी, उसे ले जाकर एक एसेट के तौर पर बैंकों के सामने रखा जाता था और उनसे पैसे लिए जाते थे और उसका इस्तेमाल पूंजी के तौर पर होता था। अडानी समूह ने करीब करीब 2.65 बिलियन डॉलर के प्रीपेमेंट शेयर बैक लोन्स के कर दिए हैं और इसके अलावा चूंकि अंबुजा सीमेंट के लोन विदेश के बैंकों से ले गए थे उनको चुका दिया है। अडानी समूह की तरफ से दावा किया गया, ये तर्क दिया गया कि अब उसका जो ईबिडा टू डेट रेशियो है, यानी कर्ज और उसकी कमाई का रेशियो है, वो करीब 2.81 टाइम्स है। यानी ईबिडा का 2.81 गुना कर्ज कंपनी के पास है और कंपनी का मानना है कि उसकी कंफर्टेबल पोजीशन है कर्ज के मामले में जिस स्थिति में। और इसके अलावा कंपनी का कैश फ्लो भी इंप्रूव हुआ है। अब यहाँ से कर्ज के एक मोर्चे पर थोड़ी राहत मिलती दिखाई देती, जो शॉर्ट टर्म कर्ज हैं, जो स्टॉक्स के बदले लिए गए थे। स्टॉक्स की कीमत लगातार गिर रही थी, इसलिए कंपनी के पास कोई और विकल्प नहीं था कि वो इन कर्जों को वापस चुकाए और अपने स्टॉक्स छुड़ा ले, नहीं तो एसेट्स जिन एसेट्स के बदले कर्ज लिए गए थे उस एसेट्स की ही कीमत गिर रही थी। अब बात शुरू होती है बॉन्ड्स की। वो बॉन्ड्स जिन्हें अब इस साल के बाद चुकाया जाना है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स भी हैं जिनको इस साल जुलाई अगस्त के बाद चुकाना है, कुछ अगले साल मार्च में देनदारियां आनी है। अब वहाँ के लिए पूंजी जुटाने की कोशिश शुरू होगी। तो अब निगाहें इस बात पर होंगी कि दूसरी पूंजी जुटाने की जो प्रक्रिया है वो कितने कर्ज को लेकर जाती है और इसके लिए अडानी समूह अपनी इक्विटी बेचने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए 3 कंपनियों की इक्विटी और हिस्सेदारी बेचने की बात की जा रही। अपनी हिस्सेदारी बेचकर अडानी समूह जो पैसा उठाएगा उससे कर्ज चुकाया जाएगा। पूरा घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण तथ्य की तरफ इशारा करता है कि अडानी समूह के पास अभी विस्तार योजनाओं के लिए न तो पूंजी है और न तात्कालिक तौर पर ऐसे संसाधन होंगे कि वो अपनी बड़ी विस्तार योजनाओं पर क्षमताएं बढ़ाने पर काम कर सके। क्योंकि पहला चरण शॉर्ट टर्म कर्ज का था जिससे उभरने की कोशिश जारी है, उसमें कुछ हद तक सफलता मिली। अब जो लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म कर्ज हैं उन्हें चुकाने के लिए कंपनी को अपनी इक्विटी बेचनी पड़ेगी। जब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब कंपनी अपनी नई परियोजनाओं, बड़ी परियोजनाओं में निवेश करेगी। हम आपको बराबर मनी सेंट्रल में बता रहे हैं कि अडानी समूह किन किन कारोबारों से अपने हाथ पीछे खींच रहा है, किन किन कारोबार में अपने पोर्टफोलियोज को रिस्ट्रक्चर या उसका पुनर्गठन कर रहा है। देश में 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ राष्ट्रीय ग्रोथ से कम होने का अनुमान है। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान देश की जीडीपी ग्रोथ 7.2% रही, लेकिन पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में ग्रोथ राष्ट्रीय ग्रोथ के मुकाबले कम रही। ऐसा अनुमान है कि कम रहेगी। राज्य सरकारों की तरफ से सब्सिडी पर किए जाने वाला खर्च उनके पूंजीगत खर्च से ज़्यादा हो गया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी ये सामने आई। ऐसे राज्यों में पंजाब, राजस्थान और हरियाणा सबसे आगे। सर, ये राष्ट्रीय औसत से कम जिन राज्यों में रही है, क्या आंकड़े बता रहे हैं, क्या अंदर की तस्वीर? इन आंकड़ों में कई सारे महत्वपूर्ण दिलचस्प तथ्य छिपे हुए हैं जिनको समझना जरूरी है। पहला आंकड़ा जो शुभम ने आपको बताया कि कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने कैपेक्स के तौर पर जितना पैसा लगाया है, यानी अपने यहाँ पुल पुलिया, सड़क बनाने में, बुनियादी ढांचा बनाने में जितना पैसा खर्च किया उससे कहीं ज़्यादा पैसा उन्होंने सब्सिडी पर खर्च किया। इसमें पंजाब और राजस्थान का नाम ऊपर है, हरियाणा भी इसमें शामिल है। यानी बहुत सारे राज्य सब्सिडी पर लोक भवन स्कीमों पर
ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, जो लगातार चर्चा और विवाद का विषय है। अब जो जीडीपी के आंकड़े हमारे पास आए, जीडीपी का आंकड़ा आया 2022-23 में भारत की आर्थिक विकास दर 7.2% के आसपास रही। इसकी रोशनी में कुछ राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों की विकास दर से कम रही, और ये बेहद चौंकाने वाला है। इनमें जिन राज्यों के नाम हैं उन राज्यों को आप आने वाले चुनावों की रोशनी में भी परख सकते हैं कि इसका कितना असर पड़ेगा, ये हमें बाद में पता चलेगा। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें पंजाब, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा ऐसे राज्य हैं जिनकी आर्थिक विकास दर 2022-23 में राष्ट्रीय औसत से कम रही, यानी पूरे देश की विकास दर जितनी थी उससे कम रही। इसमें महत्वपूर्ण बात हमें देखने वाली शुरू में लगती है कि कुछ राज्य ऐसे जिनकी आर्थिक विकास दर में 21-22 की तुलना में 22-23 में बहुत तेज गिरावट आई है, जैसे कि मध्य प्रदेश 10.43%, डबल डिजिट की ग्रोथ रेट आंकड़े में दिखती है 21-22 में, 22-23 में घट के 7% से नीचे आ जाती, 7% आ जाती। उत्तराखंड की आर्थिक विकास दर तेजी से गिरी साल दर साल के आधार पर। हरियाणा की आर्थिक विकास दर काफ़ी तेजी से गिरी, 11.32% थी जो घटकर अब 7.1% रह गई। पंजाब की आर्थिक विकास दर ऑलमोस्ट मामूली स्तर से है, लेकिन पिछले साल से कम नीचे दिखाई दे रही। आंध्र प्रदेश की आर्थिक विकास दर में भी तेज गिरावट आई। ये वो राज्य हैं जिन राज्यों में उस तरीके के विकास की गतिविधियां नहीं दिखाई दी जो कि हमें पूरे राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई दी थी। जबकि इसके अलावा जो ऐसे राज्य हैं जिनकी आर्थिक विकास दर ने राष्ट्रीय औसत को पार किया, इनमें मेघालय एक छोटा राज्य है, लेकिन इसके अलावा असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और तमिलनाडु, ये 4 ऐसे राज्य हैं जिसमें राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिल और असम, तमिलनाडु ऐसे 4 बड़े राज्य हैं जिन्होंने 7.2% की भारत की आर्थिक विकास दर से ज़्यादा की विकास दर हासिल की। इसमें तमिलनाडु करीब 8% के आसपास है, राजस्थान 8.19% के आसपास है, वेस्ट बंगाल 8.41% के आसपास है, असम 10.16% के आसपास है। बिल्कुल, और ये जो ग्रोथ के आंकड़े आए 7.2%, ये भारत की जो ओवरऑल ग्रोथ रही, इसके पीछे का अगर आप पूरी जानकारी जानना चाहते हैं कि ये 7.2% का आंकड़ा क्या है, तो इस बार इकोनॉमिकम जरूर देखें सर। इस बार की इकोनॉमिकम में हम विस्तार से इस पर बात करेंगे कि भारत की आर्थिक विकास दर क्या बताती है, और उस आर्थिक विकास दर को आप इन राज्यों की रोशनी में समझ सकते हैं कि उस आर्थिक विकास दर से जो निकल रहा है उससे उस राज्य के लोगों की जिंदगी कैसे जुड़ती है। इसके रहस्य हम कुछ खोलने की कोशिश करेंगे इस बार के इकोनॉमिकम के आंकड़े में। तो इस बार रविवार को 11:15 बजे इकोनॉमिकम देखना मत भूलिएगा, क्योंकि जीडीपी के आंकड़े आप सुन चुके हैं, समझ पाएंगे ढंग से इस रविवार को सुबह 11:15 बजे। आगे बढ़ते हैं। मई के महीने में वाहनों की खुदरा बिक्री में सुधार के संकेत मिले। ऑटो डीलर की संस्था फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर एसोसिएशन ने मई महीने के वाहनों की खुदरा बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं। यात्री वाहनों, दोपहिया और ट्रैक्टर सहित सभी सेगमेंट में मजबूत मांग के कारण कई वाहनों की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 10% बढ़ी है। लेकिन एक पैराडॉक्स ये है कि बिक्री बढ़ने के बावजूद ऑटो डीलर्स के पास अभी भी 40 से 45 दिन की इन्वेंट्री बची हुई है। सर, ये क्या मसला है कि अगर बिक रही है कारें तो फिर इन्वेंट्री कैसे इकट्ठी हो गई? शुभम, ऑटोमोबाइल के बाजार में एक बड़ा रोचक अंतर्विरोध दिखाई दे रहा है। ऑटोमोबाइल की बिक्री हमेशा 2 स्तर पर नापी जाती है, एक थोक में बिक्री और एक रिटेल में बिक्री। थोक में बिक्री वो जो कि कंपनियां सियाम के जरिए या जो ऑटोमोबाइल कंपनियों का फेडरेशन है वो रिपोर्ट करता है। कंपनी ने कितनी कारें बनाई, कारें बनाकर फैक्ट्री से कितनी बाहर निकाली और निकालकर डीलर के पास तक कितनी पहुंचा दी। अगर ये आंकड़ा देखें तो आपको इसमें बहुत तेज बढ़ोतरी दिखाई देती होलसेल लेवल पर। यानी कंपनियों के पीछे जो उनकी समस्याएं थी, जो उनको कच्चा माल मिलने में दिक्कत थी, चिप की समस्याएं थी, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ ठीक करने की थी, वो सारी फैसिलिटीज़ ठीक हो गई। कंपनियों के उत्पादन नॉर्मल उस पर आ गए और उन्होंने डीलर्स के पास कारें भेजनी शुरू कर दी। पर जैसे ही वो डीलर के स्तर से आकर देखते हैं तो जो रिटेल सेल्स में तेज गिरावट आई है। ऐसा दिखता है कि डीलर्स के पास तो कारें पहुंची हैं, कंपनियों ने उत्पादन करके कारें पहुंचाई, पर डीलर्स के पास आने वाले लोग, कारों की बिक्री, खरीद और उनका रजिस्ट्रेशन घटा है। ये आंकड़े लगातार मिल रहे हैं और ये वो मिसमैच है दिखाई दे रहा है। इसलिए अब इन्वेंट्रीज यानी डीलर्स के पास शोरूम में खड़ी गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। अप्रैल में ये करीब 41 दिनों की थी, अब ये 45 दिनों के आसपास की इन्वेंट्री हो गई। यानी डीलरशिप ने जो पैसे लगाए थे वो उनके आधार पर कारों के ग्राहक आगे नहीं मिल रहे हैं। अब ये घटनाक्रम डीलर इन्वेंट्रीज लंबे समय तक चलने के बाद जो अगली प्रक्रिया होती है कि ये वापस फैक्ट्री में पहुँचता है और फिर कार कंपनियों को अपने उत्पादन में कमी करनी होगी। हम आपको याद दिलाएंगे कि मारुति की तरफ से इस बात का बयान भी दिया गया था कि अगले 3 महीने में उसे अपने उत्पादन में कुछ कमी भी करनी होगी, क्योंकि इन्वेंट्रीज ज़्यादा हैं। अभी शोरूम्स पर कार या बाकी वाहन खरीदने वालों की संख्या उतनी बड़ी नहीं है, उतना उत्साह नहीं दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की ओर।
आज शायद कई दिनों बाद एक ऐसा दिन है जब बैंकों से जुड़ी कई सुझाव, बैंकों के लिए कई सुझाव आरबीआई की तरफ से दिए गए, कई ऐसी बातें कही गई जो आपका ओवरऑल बैंकिंग का जो एक्सपीरियंस है, जो ग्राहकों की सेवा है, जो ग्राहकों के अधिकार हैं, उन पर बड़ा असर करेंगी। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। पहली खबर यह है कि सरकार बैंकों में पड़ी 50,000 करोड़ रुपए की बिना दावे वाली राशि। बिना दावे वाली राशि कौन सी है कि मान लीजिए नॉमिनी नहीं बनाया, आपके खाते में पैसा पड़ा था, आप नहीं रहे, तो आपका वो पैसा किसी को नहीं मिला, तो वो हो गई अनक्लेम्ड राशि या बिना दावे वाली राशि। ऐसी बैंकों में कितनी राशि पड़ी है? 50,000 करोड़ रुपए वाली राशि उनसे संबंधित लोगों को वापस करना चाह रही है। इस दिशा में अब सरकार ने बैंकों को यह सुनिश्चित करने को कहा है कि वे सभी डिपॉजिट अकाउंट और डिपॉजिट लॉकर में नॉमिनी जरूर दर्ज कराएं। ठीक है, जो पहले हो गया, आगे से ऐसा ना करें। ये जिम्मेदारी आपकी है कि अगर बैंक खातों में नॉमिनी नहीं है तो लोगों को बुलाइए, नॉमिनी दर्ज कराइए। सरकार ने इस मुद्दे पर भारतीय रिजर्व बैंक को भी लिखा है। इस संबंध में सार्वजनिक बैंकों से अलग पर चर्चा भी की जाएगी। क्या असर होगा बैंकों पे सर इसका? बैंकों के लिए एक नई जिम्मेदारी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आ गई। जो अनक्लेम्ड राशि पड़ी हुई थी, जिस पर चर्चा लगातार हो रही और उसकी वसूली नहीं हो पा रही, लोगों को पता ही नहीं कि उनके खाते में जो राशि पड़ी उसका वारिस कौन है। और इसमें जो सबसे बड़ा पेंच है वो ग्राहकों के स्तर पर भी, उपभोक्ताओं के स्तर पर भी है, क्योंकि नॉमिनी बनाने को लेकर भारत के आमतौर पर बैंक, ग्राहक या बीमा उपभोक्ता उतने सतर्क या जागरूक नहीं होते। वो ये नहीं देखते कि उन्हें समय पर नॉमिनी नॉमिनेट करना चाहिए, उनके डेटा अपडेट करने चाहिए, और इसका एक बड़ा उसके एक बड़ा हिस्सा अनक्लेम्ड के तौर पर पड़ा रहता है। आरबीआई जो करने जा रहा है उससे बैंकों की चुनौती भी बढ़ेगी, खर्च भी बढ़ेगा, दबाव भी बढ़ेगा। पर रिजर्व बैंक को ऐसा लग रहा है कि अब बैंकों की सीधे जिम्मेदारी है कि वो ये तय करें कि हर खाते में नॉमिनी जोड़ा जाए। आमतौर पर नॉमिनी ना होने पर भी बैंक खाते में संचालन शुरू कर देते हैं। एक बार ये प्रक्रिया अगर स्थापित हो गई तो फिर बाकी अन्य सारे वित्तीय ट्रांजेक्शन्स में, फिर चाहे वो बीमा हो या वो म्यूचुअल फंड्स हो, वहाँ भी नॉमिनीज को या अपने व्यक्ति को नामित करना अनिवार्य हो जाएगा। अब बैंक आने वाले समय में अपने ग्राहकों से ये शर्त रखेंगे कि उनको नॉमिनी अपॉइंट करना ज़रूरी है। तो अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं और आपके पास आने वाले समय में बैंक से सूचना आए, फ़ोन आए, जानकारी आए, तो ज़रूर जाइए और नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी करके सही व्यक्ति को, उपयुक्त पात्र को नॉमिनी बनाइए। नहीं तो बाद में इस पैसे के भुगतान में आपके लिए दिक्कत आ सकती है। जो पुराने खाते हैं, जहां पुराने नॉमिनी हैं, उनको अपडेट करने की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। सर, इसके अलावा आरबीआई पैनल ने बैंकों को सुझाव भी दिए ग्राहकों के लिए सेवाएं आसान करने के लिए। उनमें क्या क्या खास है? दूसरा जो महत्वपूर्ण काम आरबीआई ने किया है वो बैंकों के लिए ग्राहक सुविधा को बदलने को लेकर किया, और ये बदलाव भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी बदलाव हो रहा है बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए। भारत के सीनियर सिटीजन्स बैंकों की सेवाओं से आमतौर पर बेहद आजिज रहते हैं। भारत में एक बड़ी संख्या बुजुर्गों की है, जिसमें 8-9% ऐसे बुजुर्ग जो व्हील चेयर पर हैं, और ये बड़ी आबादी बैंकों के ब्रांच में जाकर अपना काम कराने में बेहद समस्या महसूस करती है। बहुत जगह छोटे शहरों में बैंक्स दूसरी और तीसरी मंजिल पर हैं, सीढ़ियाँ चढ़ने में बुजुर्गों को दिक्कत होती है। रिजर्व बैंक ने अब जो नया आदेश दिया है उसमें बैंकों के केवाईसी, उनके पेंशन से जुड़े डॉक्यूमेंट, उनके बाकी डॉक्यूमेंट्स, इन सब करने के लिए बुजुर्गों को बैंक नहीं जाना पड़ेगा। यानी रिजर्व बैंक का कहना है कि बैंकों को ये सारे काम ऑनलाइन करने होंगे। तो आपके बुजुर्ग माता पिता या परिवारजनों के लिए अब बैंक आपको ये बाध्य नहीं कर सकता कि वो किसी भी हालत में हो उनको बैंक लेकर आइए, तभी ये काम आगे होगा। बैंक इस प्रक्रिया को जितनी जल्दी आसानी से लागू करेंगे, इससे बुजुर्गों को इससे राहत मिलेगी। इसके अलावा भी रिजर्व बैंक ने बैंकों के पूरे कस्टमर सर्विस को पहली बार इतने कम्प्रहेंसिव ढंग से, इतने विस्तारित ढंग से कस्टमर सर्विस पर आरबीआई ने बात की है। आरबीआई ने कहा है कि कस्टमर सर्विस का एक पूरा मॉडल बनाया जाना चाहिए, उसका रेगुलर ऑडिट होना चाहिए, उसके परफॉर्मेंस के बारे में पता चलाया जाना चाहिए, और बैंकर किसी भी अलग अलग आय वर्ग के व्यक्ति के हिसाब से अपनी सेवाओं में पक्षपात ना करें। जो भी व्यक्ति बैंक में आ रहा वो किसी भी आय वर्ग का है, उसे भी उतनी ही तरजीह दी जानी चाहिए। यानी आपकी दृष्टि से अगर आप सोचें, ग्राहकों की दृष्टि से सोचें, तो रिजर्व बैंक ने आपको एम्पावर कर दिया है। अब आपको अपने बैंक से ये सवाल पूछने हैं जाकर कि क्या वो आपको ये सुविधाएं, सेवाएं दे रहा है, और अगर नहीं दे रहा है तो रिजर्व बैंक के पास ओम्बुड्समैन की, लोकपाल की व्यवस्था भी है, जहां जाकर अपने बैंक से न मिलने वाली सेवाओं की शिकायत भी कर सकते हैं। इस व्यवस्था को लेकर भी आरबीआई ने जो रिजर्व बैंक का इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है, इसको भी तेजी से आगे बढ़ाने और इसमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए कहा है। और इस तरीके का प्रोग्राम लाने की बात कही है कि जो ग्रीवियंस रिड्यूशल या शिकायतों के निस्तारण का ढांचा है वो भी चुस्त और दुरुस्त किया जाएगा। तो यदि आपको आपका बैंक सही सेवा नहीं देता तो रिजर्व बैंक से शिकायत करने में बिल्कुल मत हिचकें।
इसके अलावा रिजर्व बैंक ने जिस तरह से डिजिटल लैंडिंग और डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म की निगरानी बढ़ाई है, उसी तरह P2P लैंडिंग प्लेटफॉर्म की भी निगरानी बढ़ा दी है। इस सिलसिले में रिजर्व बैंक ने मार्च और अप्रैल के दौरान कुछ सवालों के जवाब मांगे। क्या पूछ रहा है सर P2P के मामले में रिजर्व बैंक? ये दो नई चीज़ें हैं जो हो रही हैं, एक जो मोबाइल वॉलेट है और दूसरा P2P लैंडिंग है। जो P2P लैंडिंग है मतलब जिसमें पार्टनरशिप मॉडल में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कर्ज देता है। ऐसे कई ऐप भी आपके पास मौजूद हैं जिनमें P2P लैंडिंग के एग्रीगेटर्स काम कर रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति के पास थोड़ी पूंजी पड़ी है तो उसने दूसरे व्यक्ति को पूंजी दे दी। इस व्यवस्था में बहुत नुकसान भी हो रहा है, इस व्यवस्था में फ्रॉड और ठगी भी है। तो RBI ने यह कहा है कि P2P लैंडिंग के मॉडल्स तो ठीक हैं, लेकिन इनके लिए PPI के पूरे मॉडल्स की जाँच पड़ताल होनी चाहिए और इसके लिए उसने कई सारे सवाल मांगे हैं कि इसके पीछे किसकी पूंजी लगी हुई है, पूंजी के प्रमाण क्या हैं, KYC कैसे किया जाता है, इसके पीछे रिस्क कवरेज क्या है, डिफ़ॉल्ट होने पर कौन सी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी, ये जानने की कोशिश की है। और दूसरी एक और बात रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव में रखी है जो ज़रूरी हो सकती है आने वाले समय में, कि जो मोबाइल वॉलेट्स में पैसा रखते हैं, यानी आपके पास अगर कोई पेमेंट ऐप है और उसके वॉलेट में आप पैसा रखते हैं तो क्या वो वॉलेट का पैसा डिपॉजिट माना जाएगा, और अगर डिपॉजिट माना जाएगा तो उसे डिपॉजिट इंश्योरेंस के दायरे में लाया जाएगा कि नहीं, ये देखने की बात होगी। फिलहाल अभी जो भारत सरकार का डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है वो केवल बैंक डिपॉजिट्स पर बीमा की सुविधा देता है। बाकी अगर आपके कहीं पेमेंट बैंक्स के पास डिपॉजिट हैं, आपके मोबाइल वॉलेट में रखे हुए डिपॉजिट्स हैं, इन डिपॉजिट्स पर बीमा की सुविधा नहीं मिलती है। ये थी हमारी आज की बड़ी खबरें जिनका हमने विश्लेषण किया मनी सेंटर में, लेकिन खबरें तो कुछ और भी हैं। खबरें आपको वो मिलेंगी Money9 की वेबसाइट पर। झटपट पे बढ़ें उससे पहले आपको कुछ एक ऐसी खबरें बता दें जो आप Money9 की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। Money9 ने आज एक ऐसी स्टोरी की है जहां पर एक शेयर ने 1 लाख रुपए से 30 करोड़ रुपए बना दिए। कौन सा वो शेयर था, कितने दिन में ये पैसे बने, ये आप जान सकते हैं Money9 की वेबसाइट पर जाकर। वो मल्टीबैगर शेयर आखिर कौन सा है? गोल्डमैन ने ये कहा है कि भारत एक ऐसा इमर्जिंग मार्केट है जहां पर सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर शेयर है। मल्टीबैगर शेयर मतलब कि जो लगातार बड़ा रिटर्न देते हैं। क्यों ऐसा कहा, क्या उसके पीछे की कहानी है, ये आप जान सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर आप PF का बैलेंस जमा करना चाहें तो घर बैठे बैठे एक कॉल के जरिए, एक मिस कॉल के जरिए अपना PF का बैलेंस जान सकते हैं। ये आपके काम आने वाली खबर है। ये तमाम और खबरें हैं जो Money9 की वेबसाइट पर तैयार हैं पढ़ने के लिए। आइए Money9 की वेबसाइट पर और इन खबरों को पढ़ सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मनी सेंटर झटपट। एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनी बायजूस अपनी सहायक कंपनी आकाश इंस्टीट्यूट को अगले साल शेयर बाजार में लिस्ट करा सकती है। बायजूस की तरफ से बुधवार को कहा गया कि 2024 के मध्य तक आकाश इंस्टीट्यूट का IPO आ सकता है। बायजूस के बोर्ड ने IPO को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है। बायजूस ने अप्रैल 2021 में 7100 करोड़ रुपए में आकाश इंस्टीट्यूट का अधिग्रहण किया था। मंगलवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की तेजी जरूर देखी गई, लेकिन सोमवार को रुपया बड़ी गिरावट के साथ बंद हुआ था। प्रति डॉलर 82.67 का स्तर आ गया था गिरावट के समय, जो 14 मार्च के बाद सबसे निचला स्तर था। सोमवार को डॉलर में बढ़त की वजह से रुपए का दबाव था और आज मंगलवार को डॉलर इंडेक्स में हल्की नरमी है, जिस वजह से रुपए में कुछ सुधार देखने को मिल रहा है, निचले स्तर से सहारा मिला है। यूरोपियन यूनियन ने अपने यहाँ ऑर्गेनिक फूड इंपोर्ट नियमों को सख्त बनाने का प्रस्ताव दिया है। नए नियमों को जनवरी 2025 से लागू किया जाएगा, ऐसा प्रस्ताव है। प्रस्ताव में कहा गया है कि ऑर्गेनिक फूड का उत्पादन करने वाले कुछ देशों ने कोरोना काल में अपने यहाँ ऑर्गेनिक फूड सर्टिफिकेशन के नियमों में ढील दी थी। ऐसे में यूरोप में पहुंचने वाले ऑर्गेनिक फूड की क्वालिटी से समझौता हो सकता है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? रुपया सबसे दिलचस्प घटनाक्रम है सप्ताह का, और इस सप्ताह रुपये को लेकर दो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हैं। इस बार रिजर्व बैंक की जो पॉलिसी समीक्षा आपके सामने थर्सडे को आएगी, गुरुवार को जो समीक्षा हो रही, उसमें सब में निगाहें इस बात पर होंगी कि रिजर्व बैंक ब्याज दरों के बारे में क्या फैसला करता है, और जो फैसला करता है उसका सीधा असर रुपये पर दिखाई देगा। रुपया दो दबावों के बीच में है। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने की पूरी गुंजाइश है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी करेगा, जबकि भारत का रिजर्व बैंक और भारत के रिजर्व बैंक के आसपास के विशेषज्ञ इस बात का संकेत दे रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा, उसे होल्ड पर रखेगा, और शायद ये भी कर सकता है, जो कि मौद्रिक भाषा में स्टांस कहा जाता है, वो अपने स्टांस को न्यूट्रल कर लेगा, जिससे इस बात का संकेत मिलेगा कि भारत में ब्याज दरें आने वाले समय में नहीं बढ़ेंगी और आगे कम होंगी। अगर ऐसा होता है तो भारतीय रुपये पर दबाव और बढ़ेगा, और इसलिए बाजार में इस बात के संकेत हैं कि रुपया 83 का स्तर तक छू सकता है। रिजर्व बैंक अब गहरी दुविधा में है। रिजर्व बैंक अगर ब्याज दर में बढ़ोतरी नहीं करेगा तो रुपये को बचाने के लिए, रुपये की गिरावट को रोकने के लिए उसे अपने $600 बिलियन का जो रिजर्व है उससे एक हिस्सा
पैसा बाजार में डालना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक को दोनों के बीच में एक चीज़ चुननी है, ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी है, रुपए को बचाना है, या विदेशी मुद्रा भंडार का हवन करके रुपए की गिरावट को रोकना है। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो 2-3 बड़ी मुद्राएं हैं जिनका रुपए की तुलना में महत्वपूर्ण विनिमय होता है, युआन और वो बाकी मुद्राएं भी मजबूत हैं। खासतौर से डॉलर की मजबूती आगे बढ़ते रहने की संभावना है जब तक अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ रही हैं। और यहाँ से हमें भारत और अमेरिका के बीच ब्याज दरों में एक डीकपलिंग भी दिखाई देती है। अभी तक भारतीय रिजर्व बैंक ने अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की प्रक्रिया को फॉलो किया और उसका एक बड़ा असर भारत में विदेशी मुद्रा की कीमत पर, मूल्यांकन पर भी पड़ा है। तो इस दृष्टि से रुपया 83 की तरफ बढ़ रहा है, बशर्ते रिजर्व बैंक अगर कोई दखल नहीं करता है तो। ये था हमारा मनी सेंट्रल आज का। कल फिर आएंगे नए संस्करण के साथ। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार। ऐसे ही का तमाम ये कम्बोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप है।